स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्विक केमिस्ट्री में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं अपने चैप्टर 2 विलयन की। उसका पहला लेक्चर हमने अपलोड कर दिया है, उसको आप चाहें तो हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और आज कल हमने सांद्रताओं के बारे में बात की थी कि सांद्रता के कितने प्रकार होते हैं विलयन में, और कुछ सांद्रताएं हमने कल बता दी थी, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत। और आज हम कुछ सांद्रताओं के बारे में और बात करेंगे। उसमें से एक सांद्रता है पार्ट प्रति मिलियन। तो आपको इसके नाम से पता चल रहा होगा कि पार्ट प्रति मिलियन मतलब मिलियन, मतलब 10 लाख में जितने भाग हों तो 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 10 की पावर 6। मतलब अगर 10 लाख को लिखा जाए 10 की पावर 6। तो जैसे हमने प्रतिशत के बारे में बात की थी कि विलय का भार अपान विलयन का कुल भार, या फिर अवयव का आयतन अपान कुल आयतन इंटू 100, क्योंकि वहां पर परसेंटेज था तो हमने 100 के बारे में बात की थी। यहाँ पर मिलियन है तो यहाँ पर 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला, पार्ट्स प्रति मिलियन इक्वल टू अवयव के भागों की संख्या, जिस अवयव का हम पीपीएम में निकाल रहे हैं कंसंट्रेशन, अपान विलयन में उपस्थित कुल अवयवों की संख्या। ये कब निकाला जाता है, जब मान लीजिए विलय बहुत ही कम मात्रा में हो, विलय की मात्रा बहुत सूक्ष्म हो। सूक्ष्म जैसे नदी में, मान लीजिए किसी ने कहा कि नदी में आयरन की मात्रा निकालिए। तो चूंकि नदी है, नदी बहुत सारा उसमें पानी है और उसमें हम आयरन निकाल रहे हैं तो उसमें लोहा तो थोड़ा बहुत ही प्रेजेंट होगा, कुछ मिनिमम मात्रा में। इसलिए इसकी अगर हम सांद्रता निकालेंगे तो किसमें निकालेंगे, पीपीएम में। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी विलय की मात्रा विलयन में बहुत ही कम है तो उसकी हम सांद्रता कैसे निकालेंगे, तो उसकी सांद्रता पीपीएम से निकालेंगे। तो ये पीपीएम की बात हो गई। इसके बाद बात होती है मोल प्रभाज या मोल अंश की। प्रभाज का मतलब क्या होता है, प्रभाज का मतलब होता है कि आपके पास टोटल है, आपका सॉल्यूशन टोटल विलयन है, उसमें से कोई एक अवयव है, उसका हम एक प्रभाज निकाल रहे हैं। और मोल प्रभाज की एक बात बता दूं, मोल प्रभाज को यक्ष से दर्शाते हैं और टोटल जो यक्ष होगा ये 1 के बराबर होगा, 1 से बड़ा नहीं हो सकता। तो मोल प्रभाज का अगर किसी भी अवयव का मोल प्रभाज निकालना जा रहे हैं तो क्या फार्मूला है, अवयव का मोल प्रभाज इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या अपान सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। जैसे कि एग्जांपल मैं लेता हूं तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई भी विलयन है, माना एक विलयन में ए विलेय है, मान लीजिए ए विलेय है और बी विलायक है, तब ए कोमा बी का मोल प्रभाज बताइए। मोल प्रभाज या मोल अंश दोनों एक ही बात है। तो अब हमारे पास फार्मूला है, क्या फार्मूला है, अवयव का मोल प्रभाज इक्वल टू अवयव के मोलों की संख्या अपान सभी अवयवों के कुल मोलों की संख्या। अब मान लीजिए ए है और बी है, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, विलयन, क्योंकि विलय और विलायक मिलकर क्या बनाते हैं, विलयन। तो मान लीजिए ए के मोल, माना ए के मोल कितने प्रेजेंट हैं विलयन में, यन ए। बी के कितने मोल प्रेजेंट हैं, मान लीजिए यन बी। तो अगर कोई कहे कि ए का मोल प्रभाज क्या होगा, ए क्या मोल प्रभाज किससे दर्शाएंगे इसको, यक्ष से, चूंकि ए का है तो यक्ष ए क्या हो जाएगा बराबर अवयव के मोलों की संख्या, मतलब ए के मोलों की संख्या अपान सभी अवयवों के मोलों की संख्या, मतलब सभी अवयव कितने हैं, 2 अवयव हैं, अपान ए व बी के कुल मोलों की संख्या अब ए के मोलों की संख्या कितनी है, यन ए, अपान ए व बी के कुल मोल कितने हो जाएंगे, यन ए अपान यन ए प्लस एन बी। क्योंकि टोटल अगर मोल निकालें कितने हो जाएंगे, ए के मोल प्लस बी के मोल, तो ये टोटल हो गया ऊपर या नहीं, तो ये आ गया हमारा यक्ष ए का फार्मूला। अब हम निकाल लेते हैं यक्ष बी, मतलब बी का मोल प्रभाज।
एक्स बी क्या हो जाएगा, बी के मोलों की संख्या मतलब एन बी अपान टोटल मोलों की संख्या, टोटल क्या हो जाएंगे एन ए प्लस एन बी। तो ये दोनों हमारे पास अलग अलग फार्मूले आ गए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि मोल प्रवाह जो टोटल होगा एक्स बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी, ये एक के बराबर होता है। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। एक्स ए का मान पुट कर दीजिए यहां से एन ए अपान एन ए प्लस एन बी प्लस एक्स बी का मान पुट कर दीजिए एन बी अपान एन ए प्लस एन बी। टोटल क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी अपान एन ए प्लस एन बी इक्वल टू 1, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां से ये भी प्रूफ हो गया कि टोटल मोल प्रवाह जो होता है वो एक होता है, और जो ये एक्स ए होगा ये हमेशा एक से छोटा होगा, और जो एक्स बी होगा ये भी एक से छोटा होगा। और अगर टोटल बात करें रिलेशन की कि एक्स ए और एक्स बी में क्या रिलेशन होगा, तो चूंकि हम जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होगा, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं कि एक्स ए बराबर 1 माइनस एक्स बी या एक्स बी बराबर 1 माइनस एक्स ए। तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हो कि ए का मोल प्रवाह इतना है, तो आप आसानी से बी का मोल प्रवाह निकाल सकते हैं। कैसे? एक से घटाकर। अब बात करते हैं अन्य सांद्रताओं के बारे में। अन्य सांद्रताएं हमारे पास हैं, जैसे मोलरता है, मोललता है, इनके सब के बारे में बात करते हैं। मोलरता, तो मोलरता का फार्मूला क्या होता है? विलयन की मोलरता, इसको दर्शाते हैं कैपिटल एम से, इक्वल टू विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, वो भी किसमें? लीटर में। लीटर में। तो किसी विलयन की मोलरता क्या होती है? 1 लीटर विलयन में, क्योंकि 1 लीटर विलयन में, तो दूसरी तरीके से अगर इसकी कोई परिभाषा पूछे कि मोलरता क्या परिभाषा लिखिए, तो क्या कहेंगे हम? 1 लीटर विलयन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। अब मैं बता दूं कि विलयन की मोलरता यम से दर्शाते हैं विलयन के मोलों की संख्या और अपान विलयन का आयतन। तो अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि हम मोल निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमारे मोल प्रवाह में भी मोल की बात हुई थी, मोलरता में भी मोल की बात हुई है, मोललता में भी मोल की बात होगी। तो हेडिंग डाल देते हैं मोल। तो हम किसी भी पदार्थ के मोल कैसे निकालेंगे? तो फार्मूला क्या होता है? पदार्थ का मोल, पदार्थ के मोल इक्वल टू पदार्थ का भार अपान पदार्थ का अणुभार। इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं एक सवाल ले लेता हूं टोटल, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये सवाल है, इसमें क्या पूछ रहा है? उस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हो। तो हमारे पास क्या चाहिए मोलरता ज्ञात करने के लिए? विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन, लीटर में वो भी। तो क्या है? 5 ग्राम NaOH, मतलब ये क्या है? एक विलय है और विलयन का आयतन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखते हैं विलयन का आयतन। विलयन का आयतन क्या दिया हुआ है? 450 ml। किसमें है? मिलीलीटर में। हमें किसमें चाहिए? लीटर में। तो लीटर में कन्वर्ट कर लिए मिलीलीटर का क्या करेंगे? 1000 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.45 लीटर।
तो हमारे पास विलेन का आयतन कितना आ गया 0.45 लीटर। अब बात करते हैं विलेय के मोलों की संख्या। कैसे निकालेंगे मोल, अभी मैंने बताता मोल के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि भार कितना है। विलेय का भार कितना दिया हुआ है 5 ग्राम। विलेय है क्या NaOH, तो अणुभार कैसे निकालेंगे। विलेय मतलब विलेय क्या है NaOH का अणुभार कैसे निकालेंगे। अणुभार के लिए आप करते क्या है, फार्मूला सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या है NaOH, ये फार्मूला है। Na क्या है सोडियम, सोडियम का। अब अणुभार किसी भी अगर हमें किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें अणुभार निकालना है तो उस मॉलिक्यूल में जितने भी एटम प्रेजेंट है मतलब परमाणु प्रेजेंट है उनका परमाणु भार लिख लीजिए और जोड़ दीजिए। कैसे लिखेंगे, जैसे सोडियम, सोडियम कितना है 1 है, तो सोडियम का कितना होता है परमाणु भार 23। ये आप चाहें तो अपनी आवर्त सारणी से भी देख सकते हैं, या फिर जो आपका पेपर होगा उसमें दिया होगा कि Na का परमाणु भार बराबर 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ये होता है, आप चाहें तो इसको याद भी कर सकते हैं। तो Na का परमाणु भार कितना हो गया 23, और साथ में OH है, O का कितना, O कितना है 1 है, और होता कितना है O का 16, प्लस हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का कितना होता है 1 है हाइड्रोजन संख्या में, और होता भी इसका 1 है, तो ओवरऑल कितना आ गया इसका 40। तो हमारे पास अणुभार कितना आ गया 40। और अणुभार का मात्रक क्या होता है ग्राम पर मोल, या फिर अगर हिंदी में कहें तो ग्राम प्रति मोल, इसे भी ग्राम लिख लेते हैं। अब आगे चलते हैं। अब हमें चाहिएगा विलेय की मोलरता चाहिए, मतलब यम चाहिए। तो यम इक्वल टू, हमारे पास विलेय की मोलों की संख्या अभी नहीं निकली है, तो मोल का फार्मूला क्या होगा, मोल कहां से निकलेगा, भार अपान अणुभार। भार कितना है 5 अपान अणुभार कितना है 40। अगर इसको भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8, हो जाएगा 0.125। तो विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.125 अपान विलेय का आयतन लीटर में कितना है 0.45 लीटर। अगर इसको भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 125 अपान 450। अगर इसको भाग करेंगे तो 25, 90, 18, 5, ये हो जाएंगे 18 दूनी 36 और 14, 18 126 फिर 14, 0.277। और मोलरता का मात्रक क्या होता है मोलर या मोल प्रति लीटर। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो हमारे पास विलेय की मोलरता कितनी आई 0.277 मोलर या फिर मोल प्रति लीटर। और जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन है इसमें मात्रक का हमें बहुत ध्यान रखना है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि मोलरता का मात्रक क्या होता है। और मात्रक निकालना भी मैं अभी आपको सिखा देता हूं, क्योंकि मात्रक आप नहीं लिखेंगे तो आपको आधे नंबर देगा एग्जामिनर। कैसे निकालेंगे मात्रक, जैसे मोलरता को यम से दर्शाते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या। आगे से मोलों की संख्या तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल अपान विलेय का आयतन लीटर में, तो लीटर में है तो क्या हो जाएगा लीटर, यही तो है मोल प्रति लीटर, या फिर इसी को कहते हैं मोलर। तो इस प्रकार आप आसानी से मात्रक भी निकाल सकते हैं, मोलरता का मात्रक, क्योंकि मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार आप मोलरता भी समझ गए। अब बात करते हैं मोलरता की। मोलरता और मोलरता में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पर ध्यान रखने लायक है। मोलरता एक ही चीज का फर्क है, वहां पर मोलरता था, यहां पर मोललता है, यहां पर रा था, यहां पर ला है। अब मोलरता का फार्मूला क्या होता है विलयन की मोलरता इक्वल टू क्या होगा, हो जाएगा सेम विलेय के मोलों की संख्या। जैसे वहां पर विलेय के मोलों की संख्या थी, ऐसे ही यहां पर विलेय की
विलय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपान, बस वहां पर क्या था, विलयन का आयतन लीटर में, यहां पर हो जाएगा विलायक का भार या फिर द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान, ये किसमें होगा, किलोग्राम में। बस इतना अंतर है कि वहां पर विलयन का आयतन था, यहां पर विलायक का द्रव्यमान हो जाएगा। तो जैसे इसका अगर कोई आपसे कहे कि इसकी डिफिनेशन लिखिए तो क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता कहते हैं। देखिए, अगर आपको फार्मूला पता है किसी भी चीज का तो आप आसानी से उसकी डिफिनेशन अपने हाथ लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, जैसे वहां पर हमें मान लीजिए कोई भी स्टूडेंट है, उसको ये फार्मूला पता है बट उसे डिफिनेशन नहीं पता है, तो डिफिनेशन वो बना भी कर सकता है। कैसे बना सकता है, विलयन की मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या अपान विलय का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो अगर वो चाहे, अगर नीचे विलय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम ले ले और ऊपर मान लीजिए मोल लिखे हुए हैं, तो टोटल क्या हो जाएगा, n अपान 1 बराबर n। तो क्या हो गया, अगर हम विलय का द्रव्यमान 1 किलोग्राम ले लें तो जो विलय के मोल होंगे वही क्या हो जाएगी, विलयन की मोललता, मोललता बराबर n। तो यही हमने लिखा है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता कहते हैं। अब वहां पर मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाया गया था, मोलरता को स्मॉल एम से दर्शाते हैं। ये अंतर है मोलरता और मोलरता में। एक एग्जांपल लेते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तब तक देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है इसमें से, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। कैसे समझेंगे, देखिए लिखा हुआ है इसमें 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में कौन ज्यादा है, एसिटिक एसिड या बेंजीन, बेंजीन ज्यादा है। तो इसमें विलायक कौन सा होगा, विलायक क्या हो जाएगा, बेंजीन। कितना दिया हुआ है भार, बेंजीन का द्रव्यमान, कितना दिया हुआ है, 75 ग्राम। हमें चाहिए किसमें, किलोग्राम में। तो क्या करेंगे, 1000 से भाग, तो क्या हो जाएगा, 3 जीरो काटेंगे, 0.075 किलोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। और हमारे पास विलेय क्या है, एसिटिक एसिड। तो विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। क्या हो जाएगा, भार कितना दिया हुआ है, 2.5 ग्राम अपान अणुभार। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में। CH3COOH है, आपको एग्जाम में दिया होगा कि कार्बन का कितना होता है, 12, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ये एग्जाम में दिया होगा कि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। अब इसमें देख लीजिए, अपने हिसाब से पुट कर दीजिए। कार्बन, सबसे पहले कार्बन है तो कार्बन का कितना दिया हुआ है, 12, प्लस हाइड्रोजन है कितने हैं, 3 हैं, तो 3 × 1 प्लस कार्बन फिर से दिया हुआ है तो 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो 2 × ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 प्लस एक हाइड्रोजन है तो 1 × 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 3 15, 15 12 27, 27 32, 27 हो जाएगा 59, 1 60। तो CH3COOH का अणुभार कितना आया, 60। तो भार बटे अणुभार ये हो गया 60। अब हम मान पुट कर देंगे फार्मूला में। क्या है, मोललता बराबर
विलेय के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, 2.5/60, ये हो जाएगा 6 चौक 24, 6 कम 6, 6 4 36, 6 4 36 इंटू 10 की पावर -2, ये हो जाएगा 0.042 आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपने हाथ। तो विलेय के मोल कितने आ गए, 0.042 अपान विलायक का भार द्रव्यमान में कितना आया था यहाँ पर 0.075, 0.075, तो क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कटा 42/75, ये ओवरऑल आ जाना चाहिए लगभग वही 14-25, ये आ जाएगा वही 25 पंचे 125, 0.56, तो मोलकता कितनी आ गई 0.56। इसका वो क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। विलेय के मोलों की संख्या तो मोल हो गया, अपान विलायक का भार किलोग्राम में, तो मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। या फिर जैसे ही वहां पर मोलरता के लिए मोलर लिखते थे, ऐसे ही यहां पर मोलरता के लिए मोलल लिखेंगे, मोलल। ये ओवरऑल आंसर आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब पढ़ने के बाद आपको कोई भी इसमें डाउट बचने वाला। अगर आपको फिर भी डाउट बच रहा है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आप अपने डाउट्स भेजिएगा, मैं आपके डाउट्स ले लूंगा और आपको आसानी से हर चीज एक बार फिर से समझा दूंगा। अब बात करते हैं अन्य सांद्रताओं की। अब अन्य सांद्रताओं में से एक सांद्रता बची है केवल, वो है नार्मलता। उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। नार्मलता, सबसे पहले तो नार्मलता का फार्मूला लिख लेते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा। विलयन की नार्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन, वो भी किसमें, लीटर में। तो ये आपके पास इसका फार्मूला होता है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि मोलरता में क्या था, विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। नार्मलता में है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। तो समझ लेते हैं कि ग्राम तुल्यांक होते क्या हैं। देखिए, जैसे मोल क्या था, मोल था भार बटे अणुभार। मान लीजिए किसी अवयव का मोल निकालना है तो अवयव का भार अपान अवयव का अणुभार। ऐसे ही ग्राम तुल्यांक जो होते हैं क्या हो जाएगा, भार अपान तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। और आप जानते होंगे कि अणुभार तुल्यांकी भार में क्या संबंध होता है, ये संबंध होता है तुल्यांकी भार इक्वल टू होता है, देखिए फार्मूला होता है इसमें इनके संबंध में, अणुभार इक्वल टू तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। अब थोड़ा सा डिटेल में इसको बताते हैं कि संयोजकता क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, विलयन की नार्मलता इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर विलयन का आयतन लीटर में। संयोजकता को बाद में बताते हैं, पहले यहाँ पर एक डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं। देखिए, नार्मलता का चिन्ह होता है कैपिटल एन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या है, भार। मान लीजिए भार को हमने W से डिनोट कर दिया, तुल्यांकी भार को मान लीजिए हमने E से डिनोट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, W अपान E अपान विलयन का आयतन लीटर में। मान लीजिए V हमारे पास ml में दिया हुआ है आयतन, मान लीजिए V आयतन है और वो हमने मिलीलीटर में लिया हुआ है, तो उसको किसमें, अगर हमको लीटर में बदलना तो क्या करेंगे, V अपान 1000 कर देंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, W इंटू 1000 अपान EV। तो यहां से अगर हमें विलेय का भार निकालना है तो क्या करेंगे, W इक्वल टू NEV अपान
1000। ये बहुत ही वेल नोन एक संबंध है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब आपको बताते हैं कि संयोजकता के बारे में और कैसे अनुभार तुल्यांकी भार को कोरिलेट करेंगे, इसके बारे में आप समझ लीजिए। तो देखिए संयोजकता क्या है। संयोजकता एक प्रकार से आवेश के बारे में बात करती है। मान लीजिए हमारे पास HCl है, किसी ने कहा कि यानी HCl की नार्मलता ज्ञात कीजिए, तो HCl की संयोजकता क्या होगी? अगर HCl को तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा? H+ में और Cl- में। ये तो आप जानते ही हैं। तो H+ का मतलब क्या है? +1, मतलब संयोजकता हो गई 1, हो गई 1। संयोजकता 1 का होने का मतलब क्या है कि जो HCl का अणुभार होगा इक्वल टू, मान लीजिए तुल्यांकी भार E है माना, तो संयोजकता कितनी है? 1 है, तो E के बराबर ही होगा। मतलब जो HCl का अणुभार होगा वो उसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा अगर उसकी संयोजकता 1 है। तो मान लीजिए कोई भी यौगिक है, उसकी संयोजकता 1 है, टोटल आवेश उस पर 1 है, तो इसका मतलब है उसके अणुभार और तुल्यांकी भार सेम ही होंगे। मान लीजिए इस बार हमने H2SO4 ले लिया। H2SO4 लेने का मतलब क्या है? 2H+, मतलब यहां पर 2 पॉजिटिव आ गए, मतलब इसकी संयोजकता कितनी है? 2। संयोजकता है इसकी 2। तो अब अगर H2SO4 के अणुभार की बात करेंगे तो उसको कैसे निकालेंगे? अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो प्लीज कमेंट करें। अब जैसे मान लीजिए H2SO4 का अणुभार निकालना है, मान लीजिए उसका तुल्यांकी भार कितना है? E, संयोजकता कितनी आई? 2। तो अगर यहां से हम इसका तुल्यांकी भार निकालें तो क्या हो जाएगा? H2SO4 का अणुभार अपन 2। इस प्रकार हम आसानी से H2SO4 का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार हम तुल्यांकी भार निकालेंगे, फिर हम अपने ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। एक और ले लेते हैं एग्जांपल कि जिसकी संयोजकता 3 हो। मान लीजिए हमारे पास AlCl3 मिला हमें, तो AlCl3 को तोड़ेंगे, कैसे टूटेगा? Al3+ में 3Cl- में, मतलब यहां पर 3 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब संयोजकता कितनी है? 3 है। तो अगर इसके तुल्यांकी भार की बात करें, AlCl3 का तुल्यांकी भार क्या हो जाएगा? AlCl3 का अणुभार अपान क्या हो जाएगा? संयोजकता मतलब 3। तो इस प्रकार हम आसानी से किसी भी कंपाउंड का तुल्यांकी भार निकाल सकते हैं, फिर उससे हम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालेंगे, फिर हम नॉर्मलता निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं और उसका क्वेश्चन लिख लेता हूं, फिर अभी आपको बताता हूं। देखिए अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिख लिया है, उस विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए जिसमें 8 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हो। तो सबसे पहले तो हम नॉर्मलता का फार्मूला लिख लेंगे। नॉर्मलता का फार्मूला क्या होता है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। अब हमें चाहिए क्या? विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या चाहिए। सबसे पहले हम देख लेंगे कि विलेय है क्या। 8 ग्राम NaOH 500 ml विलयन में घुला हुआ है, मतलब हमारा विलेय क्या है? NaOH। अब इसका भार कितना दिया हुआ है? 8 ग्राम। तो सबसे पहले अगर हमको ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालना है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, तो इसका फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने बताया था, भार बटे तुल्यांकी भार। मान लीजिए ये समीकरण आपकी 1 हो गई। अब हमें चाहिए क्या? तुल्यांकी भार चाहिए, तो इसका भी हम फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? अणुभार बराबर होता है तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता। ठीक है। अब हमें इसका अणुभार निकालना है। पेपर में दिया होगा, क्या दिया होगा?
कि सोडियम का परमाणु भार कितना है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो हम अणुभार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अणुभार इसका हो जाएगा, चूंकि NaOH है तो अभी हमने बताया था इसका 23, ऑक्सीजन है 16, हाइड्रोजन है 1, तो 40 आ जाएगा। तो इसका 40 आ गया अणुभार बराबर। हमें मान लीजिए तुल्यांकी भार चाहिए और इसे हमने ई से नोट कर दिया इनटू संयोजकता कितनी है इसको भी हम निकालेंगे। NaOH है, इसको अगर तोड़ेंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, Na प्लस 1 में टूटेगा, OH 1 माइनस में टूटेगा, मतलब क्या है प्लस 1 आवेश है, मतलब संयोजकता कितनी है 1 इंटू 1, तो ई कितना हो गया 40। तो तुल्यांकी भार कितना हो गया 40। तो हम यहाँ से ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकाल लेंगे। कैसे? मान लीजिए ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालना है तो ग्राम तुल्यांक क्या हो जाएगा, भार अपान अणुभार, मतलब 8 अपान अणुभार, भार अपान तुल्यांकी भार कितना आया है 40, तो ये आ जाएगा 0.2। तो ग्राम तुल्यांक कितने आ गए 0.2। हमें चाहिएगा विलयन का आयतन लीटर में, कितना है विलयन का आयतन 500 ml। तो विलयन का आयतन कितना है 500 ml। अगर 500 ml को हमें लीटर में कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करेंगे 1000 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 0.5 लीटर। अब ये जो दोनों मान हैं इनको इसमें पुट कर देंगे, हमें आसानी से अपना आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा ये भी देख लीजिए। नार्मलता को कैसे दिखाते हैं, कैपिटल एन से। विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या कितनी आई 0.2 अपान विलयन का आयतन कितना है 0.5 लीटर, इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.4। अब नार्मलता है, जैसे मोलरता का मात्रक मोलर था, मोललता का मोलल था, इसी प्रकार नार्मलता का कितना हो क्या होगा मात्रक नार्मल। तो ओवरऑल नार्मलता कितनी आ गई 0.4 नॉर्मल। तो इस प्रकार आप आसानी से नॉर्मलता भी निकाल लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमारी जितनी सांद्रताएं हैं वो सब खत्म हो गई हैं, मतलब अब हमने सभी प्रकार की सांद्रताएं पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे विलेयता की, क्योंकि ये विलयन चैप्टर है तो हम सबसे पहले सांद्रता के बारे में बात कर ली कि मतलब सांद्रता को कैसे व्यक्त करेंगे कि विलेय में कितना घुला हुआ है विलयन में। अब बात करेंगे विलेयता की मान लीजिए कोई भी ठोस है, मान लीजिए ठोस विलेय है, ठोस की द्रव में विलेयता। तो इसको हम अपने एग्जांपल से रिलेट कर देते हैं। कैसे? मान लीजिए हमने कोई पानी लिया, मान लीजिए हमने आधा लीटर पानी लिया, उसमें 100 ग्राम हमने चीनी मिला दी। तो चीनी क्या है ठोस है, पानी क्या है द्रव है, तो वो हमारा एक एग्जांपल हो जाएगा ठोसों की द्रव में विलेयता। तो इसमें क्या है 2-3 डिफिनेशन आएंगी, विलेयता, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ये सब, और विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा तापमान का, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर बात करें संतृप्त विलयन की, संतृप्त विलयन, तो देखिए नाम से ही पता चला संतृप्त। संतृप्त मतलब जिसकी तृप्ति हो गई है, जो सेटिस्फाई हो गया है। मतलब हम करते क्या, एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक गिलास में थोड़ा सा पानी लिया और उसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाल दी और वो पूरी घुल गई, पूरी घुल गई। मान लीजिए वो पूरी घुल गई, मान लीजिए 5 मिनट बाद वो पूरी घुल गई है, 5 मिनट बाद, और उसके बाद मान लीजिए हमने कोई चीनी डाली फिर दोबारा उसमें, मान लीजिए उस विलयन में डाली, उसके बाद मान लीजिए थोड़ी सी चीनी डाली, लेकिन अब वो घुल नहीं रही है, घुल नहीं रही। मान लीजिए हमने एक गिलास लिया, उसमें हमने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें हमने 50 ग्राम चीनी डाल दी, तो देखा कि थोड़ी देर बाद वो पूरी की पूरी चीनी उसमें घुल गई है। उसके बाद हमने थोड़ी सी चीनी और डाली, थोड़ी सी चीनी और डालने पर वो चीनी लगातार घुल नहीं रही है। तो होता क्या है, अगर किसी भी विलेय को विलयन में डालते हैं, थोड़ी देर बाद थोड़ा सा विलेय और डालते हैं, तब अगर वो विलेय दोबारा ना घुले
तो इस विलयन को क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन। मतलब ये हमारा विलयन तृप्त हो चुका है, एक सैचुरेटेड अवस्था में पहुंच चुका है कि इससे ज़्यादा चीनी अब इसमें नहीं घोली जा सकती है। कब? बिना तापमान चेंज किए, क्योंकि ये चीनी घुल नहीं रही है। लेकिन अगर इसको हम किसी गैस पे रख देंगे, मान लीजिए ये गैस पर हमने रख दी, ऊपर नीचे से हमने फ्लेम जला दिया, तो क्या होगा, ये भी इसमें घुल जाएगी। तो संतृप्त विलयन की कंडीशन क्या है कि तापमान चेंज नहीं होना चाहिए, तापमान स्थिर होना चाहिए। तो अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो क्या लिखेंगे, स्थिर तापमान पर यदि किसी विलयन में और विलय ना घोला जा सके, तब इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। स्थिर तापमान पर यदि किसी विलयन में और विलय ना घोला जा सके, तब इस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। और अब बात करते हैं विलेयता की, कि विलेयता, अगर कोई कहे आपसे कि विलेयता की परिभाषा दीजिए तो क्या लिखेंगे। तो देखिए, जो संतृप्त विलयन होगा, तो हमने मान लीजिए उसमें कुछ चीनी डाली थी, जैसे हमने वहां पर थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें 50 ग्राम चीनी डाली थी। तो अब इसकी जो हम निकालेंगे सांद्रता ग्राम पर लीटर में या फिर मोलरता में, तो वही क्या हो जाएगी, इसकी विलेयता। मतलब संतृप्त विलयन में जितना विलय घुला हो या फिर जितनी विलय की सांद्रता हो, उसे ही उस विलय की विलेयता कहते हैं। किसी संतृप्त विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही उस विलय की विलेयता कहा जाता है। अब बात करते हैं असंतृप्त विलयन की। असंतृप्त विलयन बिल्कुल सेम, संतृप्त असंतृप्त, मतलब ये क्या है, बिल्कुल संतृप्त का उल्टा है। उसमें क्या था, स्थिर तापमान पर मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया था, उसमें बाहर से चीनी डालने पर वो नहीं घुल रही थी। लेकिन इसमें क्या, इस बार क्या होगा, हमने मान लीजिए 50 ग्राम चीनी ली, उसको 100 ml पानी में घोल दिया, घोलने के बाद भी उसमें चीनी डाल रहे हैं और फिर भी वो घुल जा रही है, तब वो क्या होगा, एक असंतृप्त विलयन होगा, मतलब अनसेटिस्फाइड होगा, मतलब वो अभी और चीनी भी घोलने को तैयार है, इस कब, स्थिर तापमान पर। तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो बिल्कुल संतृप्त विलयन का उल्टा होगा असंतृप्त विलयन। तो क्या लिखेंगे हम, स्थिर तापमान पर यदि किसी विलयन में और विलय, क्या वहां पर क्या था, ना घोला सके, यहां पर क्या हो जाएगा, घोला जा सके, घोला जा सके, तब ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये हमारा होगा संतृप्त विलयन, विलेयता और असंतृप्त विलयन। अब बात करते हैं कि ठोसों की द्रव में विलेयता पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठोसों की द्रव में विलेयता पर
तापमान का प्रभाव। देखिए, तो इसके लिए होता क्या है, आपने कक्षा 11 में एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ला सातेलिए का नियम। वो नियम क्या कहता है, यदि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है तब यदि हम तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, मतलब हमारी पश्च अभिक्रिया में आ जाएगी। अगर ऊष्माशोषी है तब अगर तापमान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो अभिक्रिया फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब आगे चली जाएगी। अब इसको थोड़ा समझ लीजिए, ऊष्माक्षेपी क्या होता है। ऊष्माक्षेपी मतलब अभिक्रिया के बाद ऊष्मा निकल रही है, अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकल रही है, मतलब बाहर निकल रही है। ऊष्माशोषी क्या होता है, अभिक्रिया में जिसे अभिक्रिया के पश्चात ऊष्मा निकल रही है, और हमें अगर ऊष्मा शोषी हो तो शोषी का मतलब क्या, शोषण, मतलब अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है, मतलब अभिक्रिया कराने के लिए ऊष्मा चाहिए। तो अपने हाथ ही समझिए, मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, या फिर मान लीजिए कि कोई भी, मान लीजिए हमने ये मान लीजिए कोई हमने द्रव ले लिया, मान लीजिए द्रव है, उसमें हम कोई ठोस डाल रहे हैं विलेय के रूप में। तो मान लीजिए ठोस और द्रव जब क्रिया कर रहे हैं तो ये अभिक्रिया ऊष्माशोषी है, ऊष्माशोषी। मान लीजिए ये जब क्रिया करेंगे तो हमें ऊष्मा की आवश्यकता है इसको घोलने के लिए, तो हम क्या करेंगे, नीचे से फ्लेम देंगे। फ्लेम देने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ऊष्माशोषी में क्या चाहिए, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलेयता बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता बढ़ेगी। क्योंकि अगर हम बात करें कि अगर अभिक्रिया ऊष्माशोषी होगी तो हमें टेम्परेचर क्या होगा, तापमान ज्यादा चाहिए होगा। अगर तापमान उसको कम देंगे तो क्या होगा, उतना ही ठोस उसमें कम घुलेगा, मतलब उसकी विलेयता कम हो जाएगी। और ऊष्माक्षेपी में टेम्परेचर बढ़ाने पर विलेयता घटेगी। तो तापमान प्रभाव क्या पड़ेगा, यदि ठोस को द्रव में घोलने के समय दोनों के बीच अभिक्रिया, क्योंकि मान लीजिए अगर ठोस को द्रव में डाल रहे हैं तो क्या है, एक तरफ से इंट्रैक्शन तो ही कर रहे हैं, अभिक्रिया ही तो कर रहे हैं। अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है, मतलब ऊष्मा बाहर निकल रही है। तब तापमान बढ़ाने पर विलेयता घटेगी, क्योंकि जब निकल रही है तो उसमें और क्या देंगे, तापमान हुआ, तापमान घटाने पर विलेयता बढ़ेगी। और यदि अभिक्रिया मान लीजिए ऊष्माशोषी हुई, ऊष्माशोषी है, तब क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर विलेय की विलेयता बढ़ेगी, हुआ तापमान घटाने पर
विलेयता घटेगी। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो हो सकता है आप लोग जब अगले साल एग्जाम दें तो हो सकता है ये आ जाए। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अब अगला लेक्चर हम कल लेंगे और कल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल पढ़ने वाले क्या हैं। कल हम पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, हेनरी का नियम, और थोड़ा सा हम अर्थसंख्यक गुणधर्म में भी प्रवेश कर जाएंगे। या फिर अर्थसंख्यक गुणधर्म नहीं हो पाया तब फिर हम वास्तव में अपेक्षिक अपनमन जरूर आपको पढ़ा देंगे। तो ये दो टॉपिक हम कल पढ़ने वाले हैं। और ये हमारा कौन सा था, ये हमारा था लेक्चर 2, और ये पूरी प्लेलिस्ट बनने वाली है और विलेन चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें। मान लीजिए कोई स्टूडेंट कोचिंग लेने में नहीं सक्षम है, तब मैं आपसे पूरा वादा करता हूं कि मैं जो पढ़ाऊंगा उससे बाहर आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। एकदम मैं क्वालिटी कंटेंट प्रदान करूंगा और आपके टीचर से अच्छा पढ़ाऊंगा। सो वॉच द वीडियो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।